फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फंजाई के बारे में। इसके पहले हम वायरस और बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं और फंजाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारी डिजीज भी काज करता है, मतलब बहुत सारी बीमारियां भी इससे होती हैं और बहुत लाभदायक भी है। जैसे कि अगर आप जब भी डबल रोटी खाते हो या ब्रेड खाते हो तो इसी फंजाई की वजह से हमें मिल पाता है, ठीक है। और अगर हम कहें तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे गर्मी के दिनों में दाद एक बीमारी सुनी होगी, या अभी आपने कुछ दिनों पहले 2019-20 और अभी 21 चल रहा है, तो गेहूं और जो धान की जो फसल होती है, तो आपने देखा होगा कि धान की जब जैसे ही बाली लटक रही होती थी 2000 लास्ट ईयर की बात है, जैसे ही धान की बाली लटकती थी ना, उसके बाद से पूरी की पूरी बाली पीले रंग की हो जाती थी। पूरी फसल दूर दूर तक के खेत जो थे ना वो पीले हो गए थे और कुछ दिनों बाद वो काले हो जाते थे। मतलब जैसे ही धान पका उसके बाद वो पूरा खेत काला और पूरी फसल बर्बाद। आपने मतलब बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में भी था और गांव के किसानों को तो मतलब बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि जो लोग धान को लाते थे ना, काटने जाते थे धान, तो पूरा वो उनके ऊपर फैल जाता था पूरा वो। और जब हवा चलती थी ना, तो जैसे गाँव में जब हवा चलती थी तो पूरे जैसे आसमान जैसे पीला सा दिखता था, कुछ ऐसा, मतलब बहुत ही क्रिटिकल थी वो कंडीशन। और अब देखो इस बार का धान में क्या होता है, लेकिन पिछले साल के धान में ये वाली मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती। उसके पहले जो गेहूँ के भी साथ भी ऐसा एक बार हुआ था बहुत ज़्यादा, कि पूरे गेहूं की बालियां काली पड़ जाती थी। तो इन सब की वजह क्या थी? ये फंजाई। इससे मतलब रोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो चलो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लास्ट जो वीडियो था वायरस, उसमें गलती से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हर्पीज वायरस की जगह पे कोलीफेज वायरस बता दिया, तो प्लीज़ उसे सही कर लेना एंड सॉरी फॉर दैट। उसका वायरस जो आंसर होगा वो हर्पीज वायरस होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसी में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं फंजाई। तो देखो फंजाई, इसी एक पेज में ना आप फंजाई का जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझ जाओगे पूरा, कि वह उसका न्यूट्रिशन क्या है, उसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है, और उसके जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तंतु जो होते हैं कैसे होते हैं, ये फंजाई सब कुछ समझ जाओगे। तो देखो फंजाई को हमने कहाँ रखा है? प्लांट में, ठीक है। प्लांट किंगडम में हमने फंजाई को रखा। और उसके बाद क्यों रखा? क्योंकि उस पर सेल वाल पाई जाती है, ओके। लेकिन यह सेल वाल किसकी पाई जाती है? काइटिन की, ठीक है। सेल्यूलोज की सेल वाल ना पाई जाके प्लांट फंगल काइटिन की सेल वाल इसमें पाई जाती है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये फंजाई और ये मोटा सा लेयर जो लगा हुआ है, और इस लेयर के साथ लिखा हुआ है काइटिन। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो सेल वाल है वो किसकी बनी है? काइटिन की बनी है, ठीक है। अब अगला देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो, यह एक क्लोरोफिलस होता है, ठीक है। देखो यहाँ से आगे बढ़ो, एक क्लोरोफिलस होता है। एक क्लोरोफिलस का मतलब कि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, ओके। अब क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है, अपना खाना नहीं बना रहा, जब खाना बनाएगा नहीं तो किसी को पहुंचाएगा नहीं, ठीक। वैस्कुलर बंडल का क्या काम है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो बने हुए भोजन को ऊपर से फ्लोएम क्या करता है? फूड को ऊपर से नीचे ले आता है जड़ों तक, और जाइलम क्या करता है? जल को नीचे से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, ठीक है। तो अब एक इसमें भोजन ही नहीं बन रहा है, तो इसके लिए इसमें वैस्कुलर बंडल की भी जरूरत नहीं है, तो यह नॉन वैस्कुलर होता है, ठीक है। जो बनाएगा वही तो खाना पहुंचाएगा, तो खाना बन नहीं रहा है तो पहुंचाने की जरूरत नहीं है, तो वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब जब इसमें कोई पाइप ही नहीं है, मान लो कोई पाइप होती है, वैस्कुलर बंडल क्या होता है? पाइप जैसा होता है। तो मान लो पाइप ही नहीं होगी तो चीज़ कैसी होगी? थैली के जैसी हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे फैला हुआ होगा। अब पाइप होती तो ये ऐसे होता बड़ा सा, ठीक है। तो पाइप नहीं तो थैलस जैसा है, थैली है, थैले के जैसा है, तो क्या बोलेंगे उसको? थैलोफाइटा, ओके। आगे समझ में। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, और जब नहीं पाए जाते हैं तो इसको हमने थैलोफाइटा में रखा। आ गया सब किंगडम थैलोफाइटा में, ओके। अच्छा अब देखो, अब अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? या तो कहीं परजीवी होंगे, ठीक है, या तो किसी के ऊपर परजीवी होंगे,
ठीक। या फिर ऐसा होगा कि मृतोपजीवी होंगे, मृतोपजीवी मतलब सैप्रोफिटिक होंगे, सैप्रोफाइट्स होंगे, या फिर पैरासाइट्स होंगे। तो अगर इन्होंने भोजन कहीं और से किया तो ये क्या कहलाएंगे, मतलब मृतोपजीवी अगर हुए तो क्या कहलाएंगे, सैप्रोफाइट्स। और अगर सैप्रोफाइट्स होंगे तो दो तरह के होंगे, एक तो हो कि मैं तेरा तू मेरा, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, एक कंडीशन होती है। दूसरा, तू जा, तेरे जाने के बाद 1000 आएंगे, ठीक है, वो दूसरी कंडीशन होती है। तो मैं तेरा तू मेरा, ये वाले कंडीशन होती है तो ऑब्लिगेट कहते हैं, ठीक है। तो जब एक ही परजीवी हो, ठीक है, मतलब सिर्फ मृतोपजीवी ही हो, वह अपना कैरेक्टर नहीं बदल सकता। जब कुछ मरा हुआ सड़ा गला पदार्थ मिलेगा तभी वो जी सकता है, तो वह ऑब्लिगेट होता है। और उसका एग्जाम्पल है एगैरिकस, ठीक है। एगैरिकस का मतलब होता है जो मशरूम खाते हो ना, मशरूम की सब्जी, वो वाला मशरूम एगैरिकस कहलाता है। तो वह सिर्फ और सिर्फ सड़े गले पदार्थों पर ही होता है, इसलिए देखा होगा उसको खाद जो उसकी डालते हैं तो बहुत सड़ी हुई खाद, बहुत पुरानी खाद में उसको वो उपजता है, ठीक है, तो वो ऐसी खाद में होता है। दूसरा होता है फैकल्टेटिव, अगर इसे मतलब सड़े गली चीज़ें मिली तो ठीक, अगर नहीं मिली तो यह परजीवी जैसा भी जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि यह सैप्रोफाइट्स होता है मोस्टली, लेकिन समटाइम्स अगर नहीं मिला तो यह दूसरे तरह का भी जीवन जी सकता है, तो इसे कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। इसमें आ जाता है टेफ्राइना। टेफ्राइना होता है एक कवक है टेफ्राइना, ठीक है, इसके बारे में मोस्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन एगैरिकस के बारे में ये पूछा जाता है, एगैरिकस किस प्रकार का कवक है। तो यह ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, ठीक है, पूर्ण ऑब्लिगेट मतलब पूर्ण मृतोपजीवी इसको कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा हो जाता है पैरासाइट, जो किसी और के ऊपर आश्रित होते हैं, और जिस पे आश्रित है वो क्या है, वो जिंदा है, ठीक। तो इसमें आ जाते हैं, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक वही वाला होता है कि मैं तेरा तू मेरा, मतलब कि जिसके आश्रित हैं उसी के आश्रित हैं, तो ऑब्लिगेट कहलाएंगे। या पूर्ण रूप से परजीवी होता है, वह होता है पक्सिनिया, ठीक है, पक्सिनिया, यह पूर्ण रूप से परजीवी है। पक्सिनिया ग्रैमिनीज की वजह से जो गेहूं में काला किट रोग होता है ना, गेहूं काला हो जाता है पूरा, जैसे अभी मैंने बताया कि उसकी पूरी बालियां काली हो जाती, तो पक्सिनिया की वजह से होती है। दूसरा है फैकल्टेटिव, कि अगर इसे कोई मिला जिस पर ये परजीवी रह सका तो ठीक, नहीं मिला तो यह सड़ी गले पदार्थों पर भी अपना भोजन वहाँ से अपना ले लेगा, ठीक है। तो यह फ्यूजेरियम होता है, ओके। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि फंजाई क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो वैस्कुलर बंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैस्कुलर बंडल ही जब नहीं होगा, बंडल बनेगा नहीं, तो कैसे होगा, थैली की जगह से फैला रहेगा, तो इसको थैलोफाइटा में रख दिया। अब ये अपना भोजन नहीं बना सकते तो जाहिर सी बात है किससे मांग के खाएंगे। अब मांगेंगे किससे, तो या तो सड़ी गली चीज़ों पे रहेंगे या फिर किसी जीवित पर। तो अगर सड़ी गली चीज़ों पर भी हैं तो भी दो तरीके से हैं, और जीवित पर हैं मतलब तो भी दो तरीके से परजीवी हैं। तो अगर ये सड़ी गली चीज़ों का भोजन कर रहे हैं वहाँ पर हैं तो फिर या तो ऑब्लिगेट होंगे या फैकल्टेटिव होंगे। अगर पैरासाइट हैं तो भी ऑब्लिगेट होंगे या फैकल्टेटिव होंगे। ऑब्लिगेट का मतलब उनके बिना ये जी नहीं सकते, और फैकल्टेटिव मतलब एक जाएगा 1000 आएगा, ओके। तो यहाँ पर आपने समझ लिया। अब आगे आते हैं काइटिन के बाद। यहाँ फंजाई जो होते हैं यह बने कैसे होते हैं, तो यह देखो कवक सूत्र होता है। ऐसे सूत्र का मतलब कि यह देखो, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या था कि वह सिंगल सेल था, ठीक है। उसके बाद फंजाई जब आया तो इस सिंगल सेल नहीं था, इसमें एक से ज़्यादा सेल हैं, ठीक है, कोशिकाएं एक से ज़्यादा हैं। तो और ये कोशिकाएं मिल के बनाती हैं सूत्र, ठीक है। उस सूत्र को, सूत्र का मतलब कि पतली पतली संरचनाएं, पतली छड़ के जैसी संरचनाएं, तो उन्हीं को हम कहते हैं हाइफी, ठीक है। और जब ढेर सारा हाइफी बनकर एक जगह होता है तो वह हाइफी कहलाता है माइसेलियम, ठीक है। फंजाई क्या होते हैं, पतली पतली संरचनाएं होती हैं जिनको हम हाइफी बोलते हैं, और यह हाइफी जब ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है तो उसे माइसेलियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो माइसेलियम होता है ना, ये दो तरह का होता है, ठीक है।
मतलब इनको कई तरह से बांटा गया। तो पहला तो ये होता है कि जैसे ये देखो, ए जो ये चित्र देख रहे हो ना, ये क्या है, एक हाइफी है, एक वाला एक ए हाइफी, देखो यहाँ से यहाँ तक हाइफी है, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा हाइफी एक साथ जुड़े हैं, तो ये क्या बन गया, माइसेलियम। अब ये माइसेलियम होता है एक ए सेप्टेट और दूसरा सेप्टेट। ए सेप्टेट का मतलब, ए का मतलब नहीं हो गया, सेप्टेट मतलब समझ लो सेपरेट, सेप्टेट सेपरेट सेम साउंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ जो अलग अलग नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपने कहीं पे ज़मीन ली, ठीक, आपने ज़मीन ली और उस पे आपने उस ज़मीन को बाकी ज़मीन के साथ छोड़ दिया, उसमें बाउंड्री वाल नहीं बनवाया, तो आपकी ज़मीन दूसरे की ज़मीन के साथ सेपरेट नहीं हुई ना, तो फिर वो क्या होगा, ए सेप्टेट। और दूसरा कि आपने क्या किया, ज़मीन ली और आपकी ज़मीन उनकी ज़मीन से अलग करने के लिए आपने क्या किया, उसको सेप्टेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, मतलब बाउंड्री वाल लगा दिया। तो वही जब बाउंड्री वाल हो गया तो वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया ना, उसी को सेप्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर न्यूक्लियस के बाद एक खाका बना हुआ है, हर न्यूक्लियस के बाद क्या है, ये अलग हो रहा है, तो ये सेप्टेट कहलाता है, ठीक है। और जहाँ यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सभी न्यूक्लियस ऐसे पड़े हुए हैं ना, तो ये एसेप्टेट कहलाता है, ठीक है। इसमें फाइकोमाइसिट्स के जितने भी वो होते हैं, फाइकोमाइसिट्स ग्रुप में जितने भी फंजाई आते हैं वे सभी क्या होते हैं, एसेप्टेट होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि कौन से ऐसे ग्रुप है जिसके फंजाई एसेप्टेट होते हैं, तो वह है फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। एस्कोमाइसिट्स और बैसिडियोमाइसिट्स के जितने भी फंजाई हैं वे सभी सेप्टेट होते हैं, ठीक है। जैसे एगैरिकस बैसिडियोमाइसिट्स में ही आता है। बैसिडियोमाइसिट्स का मतलब होता है ना, देखो इनके अंदर कुछ खास चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इनका ये नाम रखा गया होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो अगला है माइसेलियम का, अगर बात करें तो यह प्लैक्टेन काइमा के फॉर्म में होता है। प्लैक्टेन काइमा इंग्लिश में, ये समझो हिंदी इसकी इतनी असाधारण हिंदी है कि समझ में नहीं आ रही थी। तो देखो प्लैक्टेन काइमा का मतलब क्या होता है कि या तो इसकी कोशिकाएं जो हैं वह बनना तो चाहती है उत्तक, लेकिन वे बनी नहीं है, ठीक है। अभी वे उत्तक के निर्माण, अभी वे उत्तक जैसी नहीं है। तो ये हाइफी क्या हो रहे हैं, जो हाइफी से ही सब कुछ बन रहा है। तो जब ये हाइफी ढेर सारा एक साथ इकट्ठा हो रहा है लंबा लंबा छड़ की तरह से, ठीक है, लंबी लंबी छड़ों की जगह से इकट्ठा हो जा रहा है एक जगह से, तो उसे कहते हैं प्रोसेनकाइमा, ठीक है। जब छड़ की तरह से इकट्ठा होगा हाइफी ढेर सारा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोसेनकाइमा। दो तरीके से इकट्ठा हो सकता है, या तो छड़ के जैसे या फिर गोल गोल। तो जब गोल गोल इकट्ठा होगा तो वो देखो जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, उनकी जो पैरेनकाइमा पाई जाती है, उसमें जो कोशिकाएं जो उत्तक होते हैं, वे उत्तक जो कि मतलब बन चुके होते हैं, अब वे कोई काम नहीं कर रहे होते, वे उत्तक पैरेनकाइमा होते हैं, ठीक है, अस्थाई उत्तक कहलाते हैं पैरेनकाइमा। तो यह पैरेनकाइमा जैसे जब दिखती हैं, जब गोल गोल रहेंगी ना, तो ये देखो ऐसे लग रहा है ना कि पेड़ को हमने गोल सा काट दिया है पेड़ को, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना पेड़ को हमने गोल गोल काटा हुआ है। तो ये देखो ऐसे, तो जब इस तरीके से रहेंगे तो इनको स्यूडो पैरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। ये उत्तक होते हैं, इनके मतलब उत्तक बनने की कोशिश में होते हैं, ठीक है। तो हाइफी जब लंबे लंबे फॉर्म में रहेगा तो प्रोसेनकाइमा है, और जब पैरेनकाइमा के जैसे दिखाई देगा तो स्यूडो पैरेनकाइमा है, ठीक है। उसके बाद से इनमें देखो ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना ही पत्ती होती है। अब ये तीनों नहीं होंगे तो फूल और फल के तो भगवान ही जाने, ये तो होते ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो इनमें कोई भी संरचना नहीं होती, ना जड़ होती है, ना तना होती है, ना पत्ती होती है, ना फूल होता है, ना फल होता है, कुछ नहीं होता है। तो यह होता क्या है, यहाँ पर देखो जैसे जड़ जैसी संरचनाएं दिखती हैं, कभी कभी आपने देखा भी होगा कई जगह, जैसे कभी देखो पतले पतले तंतु ऐसे कहीं पे गंदी जगह पे दिखाई देंगे, गंदी जगह पे मतलब कि जहाँ पे आपको लग रहा है सड़ी गली चीज़ें हैं, बदबू आ रही है कुछ ऐसी जगह पे, तो वे होते हैं राइजोमार्फ। राइजो मतलब कि रूट जैसा, ठीक है, तो राइजोमार्फ राइजो के जैसे होते हैं, तो यह राइजोमार्फ कहलाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो पतली पतली तंतु दिखाई दे रहे हैं, काले काले ऐसे बिखरे हुए होते हैं, तो ये राइजोमार्फ होता है। दूसरा होता है स्क्लेरोटियम, ठीक है। जब ये होता है कि ये संरचनाएं ना ढेर सारी एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और गद्दीदार हो जाती हैं,
गद्दी के जैसे। जैसे कि गेहूं की बाली में ये देख रहे हो लटका हुआ, मतलब कि ढेर सारे हाइफी एक साथ जुड़े, ढेर सारे जुड़े, एक साथ जुड़ गए, अब बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो गद्दी जैसी संरचना बन रही है, मोटे से हो जा रहे हैं, तो और भी किसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वह कहलाता है स्क्लेरोटियम। ठीक है, तो हमने जाना क्या क्या, माइसेलियम में अगर इसके माइसेलियम में न्यूक्लियस सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है, कोई खाका इनको बांधे हुए नहीं है, कोशिका द्रव्य पूरी तरह से फैला हुआ है हर जगह, तो वो क्या होगा, एसेप्टेट होगा। और जब कहीं ये दीवार बंधी हुई है तो वो क्या हो गया, सेप्टेट हो गया। फाइकोमाइसिड सभी एसेप्टेट होते हैं, एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड सेप्टेट होते हैं। उसके बाद से अगर यही हाइफी लंबे लंबे हैं और एक साथ जुड़े हैं तो उनको क्या कहेंगे, प्रोसेनकाइमा। अगर छोटे छोटे गोल गोल हैं और एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनको क्या कहेंगे, स्यूडोपेरेनकाइमा। और अगर वे जड़ की तरह से फैले हुए हैं तो उनको क्या कहेंगे, राइजोमार्फ। और अगर गद्दे जैसे हो गए हैं, गद्दीदार हो गए हैं, ढेर सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं तो उनको क्या कहेंगे, स्क्लेरोटियम। ठीक है, स्क्लेरोटियम हो गया ये। अच्छा एक चीज बता दूं, इनके फादर ऑफ जो कहते हैं माइकोलॉजी, फंजाई का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, अब उसको माइसेटोलॉजी भी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते थे, अब उसको माइसेटोलॉजी बोलते हैं। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी पी एंटोनियो मिकेली हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, पी एंटोनियो मिकेली। ठीक है, अच्छा फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय कवक के पिता। अब पिता भी बहुत होते हैं ना यहाँ पे, हर देश के अपने अपने पिता होंगे, तो यहाँ पर फादर ऑफ माइकोलॉजी जिन्होंने सबसे पहले खोज की, इनके बारे में जाना, तो वे हैं पी एंटोनियो मिकेली। और जिन्होंने भारत में सबसे पहले खोज की और इसके बारे में, और प्लांट पैथोलॉजी जो होता है वह कवक से होने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी में हम कवक की बीमारियों से जुड़े हुए रोगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी हैं ई जे बटलर। ठीक है, बटलर ही याद रखो, बटलर कौन है, तो बटलर है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ओके, तो इस एक पेज से आपने काफ़ी कुछ जान लिया। अब देखो जो इनका न्यूट्रिशन हो रहा था, जो खा रहे थे, तो देखो जब दूसरों से लेके खाना होता है इंसान, मतलब इंसान नहीं, ये तो कवक है, तो जब दूसरों से लेके ही खाना है तो पहले खूब ज़्यादा खा लेता है कि पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, खा तो लेता है लेकिन उसके बाद क्या करता है, स्टोर करना शुरू कर, जब पेट भर जाता है तो क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये जो फंजाई होता है ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसे स्टोर करता है। अब से जैसे ये वाला बचा है जो स्क्लेरोटियम है ना, तो ढेर सारे एक साथ इकट्ठा हुए, ढेर सारा खाए पिए, और खाने के बाद ये परजीवी होते हैं, तो ढेर सारा खाए पिए और खाने के बाद इनका जो बच गया उसको क्या किया, ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको प्रिजर्व करके रख लिया। ठीक है, तो इनकी कोशिकाओं में जो भोजन प्रिजर्व होता है उसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि जरूरी बनते हैं कि फंजाई की सेल वाल किसकी होती है, फंजाई का जो भोजन होता है वो किस रूप में जमा होता है, फंजाई में क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल होता है या नहीं होता है, इसमें जड़ तना पत्ती होती है या नहीं होती है, इसे किस सब किंगडम में रखा गया, तो इसे थैलोफाइटा में रखा गया। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है, ई जे बटलर हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ खास बातें यहाँ पर देख लो। देखो ब्रेड देखा है ना, ब्रेड जिस पे फफूंद लगी हो, तो लगी फफूंद ही इनको कहते हैं, कवक फफूंद। ठीक, तो ऐसा देखा है ब्रेड जिस पे लगा हुआ हो, तो अगर शुरू में देखोगे तो बड़ा खूबसूरत सा व्हाइट कलर दिखाई देगा। देखो भाई खूबसूरत है तो हम नहीं कह सकते कि खूबसूरत नहीं है, तो शुरू में व्हाइट दिखेगा, लेकिन कुछ घंटे कुछ दिन और उनको रख दो ना तो वो काला और हरा दिखता है, मतलब डार्क ब्लैक हो जाता है, पहले ग्रीन होगा फिर डार्क ब्लैक हो जाता है। तो जो डार्क ब्लैक होता है ना वो इसके स्पोरेंजियम की वजह से होता है, इसमें ढेर सारे स्पोर भर जाते हैं, और स्पोर कहाँ भरते हैं, ऊपर की ओर जो जगह होती है ना, एक जगह देख रहे हो,
ए वाला तो ये स्पोरेंजियम 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे इनके बीज समझो इनको। इस पर स्पोरेंजियो 4 जो होते हैं इसमें ढेर सारे बीज होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में इसमें बीज भरे होते हैं, और जब ऐसे फूटता है ना तो ये सब बीज बाहर बिखर जाते हैं और दूर और बाकी जगहों पे इन्फेक्ट करते हैं। तो ये ब्लैक कलर के दिखते हैं, ठीक। तो इसीलिए इनको ना हम कहते हैं कि ब्लैक मोल्ड है, ठीक है, काले फफूंद, ठीक। तो देखो म्यूकर, राइजोपस और एस्परजिलस, ये तीनों क्या होते हैं, ब्लैक मोल्ड होते हैं। एस्परजिलस तो बहुत खतरनाक होता है, पता है। इसका जो ये देख रहे हो तो गोल गोल स्पोरेंजियो 4, इन तीनों में ही स्पोरेंजियो 4 पाया जाता है और इसी वजह से ये काले होते हैं। स्पोरेंजियो 4 में ना काला काला स्पोर होता है, इसलिए ये स्पोरेंजियो 4 होता है। अब जब लाखों की संख्या में हो जाता है तो ये काले दिखने लगते हैं। तो ये देख रहे हो, ये तो इनको वो किया गया है इसलिए नीला नीला दिख रहा होगा, लेकिन रियली में ब्लैक होता है। तो ये जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं। इनमें से ना अफ्लाटॉक्सिन निकलता है। एक क्वेश्चन भी बनता है अफ्लाटॉक्सिन किससे मिलता है, तो यह एस्परजिलस से मिलता है। और पता है ये अफ्लाटॉक्सिन से ना लीवर का कैंसर भी हो सकता है, समझ में आया। और जैसे देखा होगा कभी मक्के की बाली जो देखते होगे ना, तो उसमें हरा हरा सा दिखेगा, गंदा सा, मतलब बहुत बुरा दिखता है वो। ऐसे तो ये बहुत सुंदर दिख रहा है क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से देखा गया है, लेकिन ये ऐसे दिखता है माइक्रो। तो अभी जैसे गेहूं ही देखा होगा यार, गेहूं देखा होगा ना, रखे रखे जब सड़ जाता है, मतलब खराब हो गया कभी गेहूं, कभी जैसे बरसात के दिनों में गेहूं अगर बाहर रख दिया, धान बाहर रख दिया, कुछ बाहर रख दिया कोई अनाज, तो उसमें ये चीज़ें लग जाती हैं। और अगर आपने इसको साफ नहीं किया, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, अगर इनको आपने सोचा कि हम बॉयल कर लेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी होती है। यह बॉयल करने पर भी नहीं ख़त्म होते, चाहे इनको जितने भी टेम्परेचर पे बॉयल कर लो, ये ख़त्म नहीं होते क्योंकि इनका स्पोर बन गया है और इसको स्पोर के ऊपर लेयर जो होती है बहुत मोटी होती है, तो यह ख़त्म कभी नहीं होते हैं। और इसीलिए ऐसी जब चीज़ें हों तो उनको फेंक देना चाहिए और कोशिश करिए कि हाथ से भी उनको न छुइए, इनसे लीवर कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो अफ्लाटॉक्सिन किससे मिलता है, एस्परजिलस से, और ये क्या काज करता है, लीवर कैंसर, ओके। उसके बाद आते हैं म्यूकर। जो म्यूकर दिखाई नहीं दे सकता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, और जब स्पोर बनते हैं तो ये ब्लैक कलर में दिखाई देता है, ठीक है। तो इनको म्यूकर, राइजोपस और एस्परजिलस को क्या कहते हैं, ब्लैक मोल्ड कहते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्परजिलस को क्या कहते हैं या राइजोपस को क्या कहते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किस कवक से निकलता है और इससे क्या कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद देखो जो पेनिसिलियम है, अच्छा पेनिसिलिन क्या है, मेडिसिन है ना, दवा है ना, ठीक है। तो जो पेनिसिलिन होता है, हम जानते हैं कि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, पेनिसिलिन की। और पेनिसिलिन की खोज किससे हुई थी, पेनिसिलियम से। और जो भी अगर ग्रीन कलर हम बताते हैं, जैसे अगर किसी हॉस्पिटल में देखो तो जो पर्दे वगैरह सब क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। और ग्रीन कलर क्या होता है, लाइफ का संकेत देता है ना, डिटरमाइन करता है लाइफ को। तो इसीलिए ग्रीन मोल्ड किसको कहते हैं, पेनिसिलियम को। इसीलिए नहीं कहते हैं, मतलब जिस इसके स्पोर होते हैं ना वो ग्रीन होते हैं, इसलिए इसको पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड कहते हैं, ग्रीन मोल्ड या ब्लू मोल्ड कहते हैं। लेकिन आप याद ऐसे कर सकते हो कि हॉस्पिटल में पेनिसिलिन यूज होता है, और पेनिसिलिन और हॉस्पिटल और ये क्या होता है, लाइफ को इंडिकेट करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन मोल्ड या ब्लू मोल्ड कहते हैं, ठीक है। अगला होता है रेड या पिंक मोल्ड। तो न्यूरोस्पोरा को रेड या पिंक मोल्ड कहते हैं, रेड मोल्ड या पिंक मोल्ड किसको कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ जानो, यह सेप्रोफिटिक होता है, परजीवी भी होता है, लेकिन यह कुछ लोगों के साथ, मतलब कुछ जीवों के साथ यह सिम्बायोटिक लाइफ भी जी सकता है, मतलब सहजीवन भी व्यतीत करता है। इसमें मुख्य सबसे ज़्यादा होता है लाइकेन और माइकोराइजा। जब पाइनस यानी चीड़ के पौधे जो होते हैं ना, चीड़ के पेड़, उनकी जड़ों में जब ये पाया जाता है तो ये माइकोराइजा कहलाता है, ठीक है। यह चीड़ को खनिज लवण वगैरह प्रदान करता है, नीचे से खनिज को लेके, और यह पौधों को देता है, और बदले में पौधों जो भोजन बनाते हैं वह इसको मिल जाता है। तो दो लोगों के साथ यह सिम्बायोटिक लाइफ अपनी एंजॉय करता है, एक तो एल्गी के साथ, तो एल्गी के साथ मिलता है तो लाइकेन कहलाता है, और पाइनस के साथ मिलता है तो माइकोराइजा कहलाता है। अच्छा लाइकेन की खास बात जान लो कि यह डिटरमाइन करता है कि
पॉल्यूशन कितना है, एयर पॉल्यूशन को डिटेक्ट करता है, तो इसको एयर पॉल्यूशन डिटेक्टर भी कहते हैं। लास्ट ईयर पीसीएस के एग्जाम में या शायद को था, 2 साल पहले ही पीसीएस का पेपर मैंने देखा था मेरी फ्रेंड का, तो उसने उस पेपर में था कि क्या था, बायोलॉजिकल एयर पॉल्यूशन डिटेक्टर, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि किसे कहते हैं, तो बायोलॉजिकल एयर पॉल्यूशन डिटेक्टर कहते हैं लाइकेन को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। और इसमें एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं। एल्गी में क्या खास बात होती है कि वह उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो अपना भोजन बना सकता है, लेकिन उसमें रूट नहीं होता है, तो खनिज लवण उसको कौन देता है, यह फंजाई देने का काम करता है। ओके, अब तीसरा एक चीज़ जान लो, हास्टोरियम। अब हमने कहा कि ये जो है कवक क्या करते हैं कि परजीवी होते हैं या सेप्रोफिटिक होते हैं। अगर परजीवी होंगे तो भाई अपना भोजन क्या करेंगे, किसी से मांग के लेंगे, तो मांगेंगे तो कोई देगा नहीं, तो क्या करते हैं, उससे चूस लेते हैं, ठीक है, तो मतलब खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए इनके अंदर हास्टोरियम पाए जाते हैं। हास्टोरियम मतलब चूसकांग बोलते हैं उसको हिंदी में, हिंदी बड़ी अच्छी है इनकी, याद रखना। हास्टोरियम मतलब चूसकांग। तो ये देख रहे हो यहाँ पे हाइफी है, यहाँ पर अच्छे से देख लो, ये जो माइसेलियम का हाइफी जो है ना, ये हाइफी ऐसे दिख रहे हैं ना, तो ये सेप्टेट है ना, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी और यहाँ पे ब्लॉकेज जैसा लग रहा है, तो ये सेप्टेट हाइफी हुई ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि अंदर से कोई कोशिका है, कोई पौधा है, उसकी कोशिका है, तो उसकी कोशिका के अंदर चला गया, इसने अपने हास्टोरियम को अंदर डाल दिया और इस हास्टोरियम से इसने अंदर का सब कुछ ले लिया। अरे जैसे कि देखते होगे ये कौन सा पौधा होता है, अरे एक पौधा होता है जो मनी प्लांट, या मनी प्लांट का देखा होगा कि उसकी जड़ें क्या होती हैं, दीवालों में, पौधों में अंदर की तरफ घुस जाती हैं और वहाँ से अपना खाना लेते हैं। वो भी तो अपना परजीवी की चीज़ से बिहेव करता है ना। या फिर अमर बेल को देखा होगा, अमर बेल भी परजीवी पौधा है। तो यह क्या करते हैं कि जड़ों को, इनके अंदर ढेर सारी जड़ें पाई जाती हैं, उन जड़ों को ये क्या करते हैं, डाल देते हैं पौधे के अंदर और वहाँ से भोजन को खींच लेते हैं। यही काम करता है यह भी। तो हास्टोरियम के बारे में पूछा जाता है कि जो फंजाई है अपना भोजन किस प्रकार से, परजीवी जो फंजाई, परजीवी कवक अपना भोजन किस प्रकार से लेता है, तो वह हास्टोरियम के द्वारा अपना भोजन लेता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो ये तो जनरल थिंकिंग हो गई एक फंजाई के बारे में। अब रिप्रोडक्शन में नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर जब हम इस पर सॉल्व करेंगे ना, तो फिर मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, मैं इस बार आपके लिए 60 to 65 क्वेश्चन लेकर आऊँगी इससे जुड़े हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर साल कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो मैं वो सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी जब, तो फिर हम उसको बाकी जो बचेगा उसको पढ़ लेंगे। तो एक जनरल व्यू मैंने इसमें आपको दे दिया है। अब आप फंजाई के बारे में जनरल क्वेश्चन जितने भी आते हैं वे आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब चलो इनके हम क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, जैसे जब प्लांट को बांटा गया, तो प्लांट को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सब में बांटा गया ना, तो इनको थैलोफाइटा, जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं थी, उनको थैलोफाइटा दिया गया, ठीक है, उनको सबको थैलोफाइटा में रखा गया। तो साइजोमाइसिड्स मतलब बैक्टीरिया, मिक्सोमाइसिड्स मतलब कि स्लाइम मोल्ड्स, ये आ गए। और तीसरा था यूमाइसिड्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था वो था मार्टिन का वर्गीकरण, मार्टिन ने 1955 में किया था, ओसवाल्ड टिप्पो के बाद इन्होंने किया था, ठीक है। तो यूमाइसिड्स यानी असली वाली फंजाई, ट्रू फंजाई, यू तुम ही सब हो, तुम ही सच हो, ठीक है, यूमाइसिड्स। तो यूमाइसिड्स मतलब ट्रू फंजाई, ठीक है। तो इसको जब बांटा गया तो 4 क्लासेज में बांटा गया, ठीक है। 4 क्लासेज कौन सी थी, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरो। याद करो, ऐसे बोलो मेरे साथ एक बार, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरो, ठीक, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरो, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो फाइकोमाइसिट्स को फिर से बांटा गया, तो ट्राइकोमाइसिटीज, ओओमाइसिट्स और जाइगोमाइसिट। देखो, इनको बांटने का ना अलग अलग तरीका था। पहले तो देखो यहाँ पर ये दोनों जो थी साइजोमाइसिट्स और मिक्सोमाइसिट्स, यह सिर्फ सेलुलर लेवल था, मतलब एक सिंगल सेल थी। इसके बाद यूमाइसिट्स आई, मतलब कि फंजाई, यह एक से अधिक सेल थी, ठीक है। तो इनके आधार पर इनको अलग किया गया। और फिर काइटिन की सेल वाल थी। उसके बाद जब इनको फिर से बांटा गया तो देखा गया
कि जैसे फाइकोमाइसिट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जितने भी होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ उसको, जो हमने पढ़ा था फाइकोमाइसिट्स। यहाँ पर देखो, फाइकोमाइसिट्स के जितने भी माइसेलियम होते हैं, हाइफी होते हुए क्या होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। तो इनके आधार पर इनको अलग कर दिया गया कि इसमें सबके सब क्या है, अलग हैं, वे एसेप्टेट हैं। उनमें मतलब वो पूरा कोशिका द्रव्य पूरे में फैला हुआ है, कोई भी कवर नहीं है, तो ये हो गए फाइकोमाइसिट्स। बाकी इन तीनों में वो कवर था, ठीक है। तो उसके आधार पर बांटा गया फाइकोमाइसिट्स को। अब फाइकोमाइसिट्स को फिर से बांटा गया ट्राइकोमाइसिटीज में, ओओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। अच्छा, ट्राइकोमाइसिटीज की खास बात क्या है कि इसमें माइसेलियम बनता ही नहीं है, ठीक है। हाइफी है, ठीक है, हाइफी बना, लेकिन हाइफी जब संयुक्त होते हैं, ढेर सारे हाइफी एक पास आते हैं, तब जाके माइसेलियम बनता है। तो यहाँ पर माइसेलियम नहीं बनता, ठीक है। ट्राइको है, मतलब ट्राई तो कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्राई कर रहा है लेकिन माइसेलियम नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे समझो, ट्राई कर रहा है लेकिन माइसेलियम नहीं बन रहा है। तो ट्राइकोमाइसिटीज में माइसेलियम अब्सेंट होता है। उसके बाद ओओमाइसिटीज में क्या होता है ना, ओ साइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जाइगो में जाइगो साइट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो ओ और जाइगो, इन दोनों में अगर ओमाइसिट्स बोले, ठीक है, तो इसमें ओमाइसिट्स पाए जाएंगे और जाइगो में जाइगोमाइसिट्स पाए जाएंगे, ठीक है। एल्ब्यूगो होता है ओओमाइसिट्स में और जाइगोमाइसिट्स में आता है म्यूकर, ठीक है। म्यूकर जिसके बारे में हमने देखा था, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक मोल्ड, ओके। अब आ जाते हैं एस्कोमाइसिट्स में। तो एस्कोमाइसिट्स को में क्या होता है ना, एसी होते हैं। एस्को का मतलब एस्की पाए जाते हैं इसमें, ठीक, स्पोर जैसे ही है, एस्की पाए जाते हैं, इसी के नाम पर इसको रखा गया है एस्को, ओके। एस्की पाए जाते हैं इसमें। अच्छा, एस्की पाए जाते हैं तो इनको दो तरह से बांटा गया, हेमी एस्कोमाइसिटीज और यू एस्कोमाइसिटीज। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, जो ईस्ट होता है ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब कि ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, या निर्जीव पदार्थ कह सकते हैं, जैसे कि ब्रेड वगैरह से ये अपना भोजन लेते हैं। तो इसमें आ जाता है ईस्ट, और ईस्ट का यूज जानते हो ना, खाना बनाने में, मतलब किचन में ही इसका यूज होता है सबसे ज़्यादा, बेकरी में बनाने में, बेकरी उद्योग में इसका यूज होता है ईस्ट का, ठीक है। यहाँ पर दो हेमी एस्कोमाइसिटीज और यू एस्कोमाइसिटीज में दो अंतर क्या होता है कि ये जो एससी होता है ना, ये ओपन होता है, मतलब खुला हुआ होता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। जबकि यू एस्कोमाइसिटीज में जो एस्की होता है ना, उसको एस्कोकार्प में बंद हो। एस्कोकार्प का मतलब समझ लो, एस्की मतलब समझ लो इसके बीज, ऐसे समझ लो इसके बीज हो गया एस्की, और ये वाला खुला हुआ है और ये वाला क्या है, बंद है, ठीक। ऐसे समझो, आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद देखो, जो पूछेगा क्वेश्चन वो समझो, या यही पूछ सकता है कि ईस्ट को किस क्लास में रखा गया है, इसके ज़्यादा तो नहीं पूछना चाहिए। तो एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद माइसेलियम किस में अब्सेंट होते हैं ये पूछ सकता है, तो ट्राइकोमाइसिटीज में ये अब्सेंट होते हैं। अगला देखो, अगला है बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसमें बेसिडियो पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिडियो कार्प या बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। जो इसके स्पोर्स होते हैं ना, वो उसे बेसिडिया कहते हैं। जैसे कि मशरूम देखा है ना, तो मशरूम छत्ते की तरह होता ही है, ठीक है। और जब नीचे तोड़ो तो सब ऐसे ऐसे होते हैं ना उसमें, ऐसे, बस इसी के अंदर जो बीज पाए जाते हैं उसको बेसिडियो कहते हैं, और ये बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब बीज को रखने का जो तरीका होता है ना, उन्हीं के आधार पर इनको बांटा गया है। तो ऐसे मशरूम का जो कवर होता है उसके नीचे देखा होगा ये छत्ते के जैसे, मतलब उसके जैसे छत्ते पे होता है ना, छाते में जैसे संरचना होती है वैसे इसमें भी होती है, और इसी के अंदर बीज होते हैं इसके, ठीक है। तो वो बेसिडिया कहा जाता है। तो बेसिडियो में आ जाते हैं, दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो एगैरिकस है और दूसरा पक्सीनिया। पक्सीनिया नुकसानदायक होता है, जो रोग उत्पन्न करता है, और मशरूम एगैरिकस खाने के लिए होता है, ठीक है, खाने योग्य होता है। तो ये हेट्रो बेसिडियोमाइसिटीज और होमोबेसिडियोमाइसिटीज। होमो मतलब एक जैसे और हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के, सिंपल। उसके बाद है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरो और माइसिट्स में क्या होता है कि इसका एग्जांपल है सार्कोस्पोरा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ओके।
बाकी सब में होता है। और इसमें एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया किस में पाया जाता है? तो ड्यूटीरोमाइसिट्स में कोनिडिया पाया जाता है। कोनिडिया का मतलब क्या होता है ना, कि जिसमें स्पोर बनते हैं, ठीक है, वही है कोनिडिया। ऐसा एक सिंपल सा वर्ड समझो कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें नया पौधा जो बनेगा वह यहाँ कोनिडिया में बन रहा है और यहाँ बेसिडिया की तरह है, और यहाँ पर अगर बात करो तो एस्की में है। ठीक, बस इतना ही समझो, ऐसे इजीली समझ सकते हो। आगे चलते हैं, बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम ना आगे क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।